हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो इम्पॉर्टेंट लॉ। पहला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा लेंज लॉ। ये बहुत ही आसान से दो लॉ हैं जिनको हम सबको देखना है। इससे पहले के वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में EMI भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया था दो इम्पॉर्टेंट फिजिसिस्ट के द्वारा। कौन से थे वो? एक तो नाम था माइकल फैराडे, है ना, माइकल फैराडे, और दूसरा जोसेफ हेनरी। ठीक है, तो इन दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का वीडियो लिंक में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने एक लॉ दिया जिसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो पार्ट हैं। ठीक है, इसके दो लॉ हैं, इसके दो लॉ हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव लॉ है ना, क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है, क्वालिटेटिव लॉ, फर्स्ट लॉ को कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है प्रॉपर्टी, है ना। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ बनेगा। सेकेंड लॉ बताता है क्वांटिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव मतलब होता है फ्लक्स बनेगा, सॉरी ईएमएफ बनेगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ बनेगा तो कितना बनेगा। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा का बोध होता है ना, मतलब कितना बनेगा। पहला बताता है बनेगा, है ना, क्या बनेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मोशन की वजह से, मैग्नेट और कोइल के रिलेटिव मोशन की वजह से क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, ये बताता है। ठीक है, ईएमएफ या करंट। दूसरा बताता है कितना बनेगा, तो इसीलिए कहा गया है पहला क्वालिटेटिव है और दूसरा क्वांटिटेटिव, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है, पहले लॉ का स्टेटमेंट है, whenever there is a change in magnetic flux linked with कोइल, ठीक है ना, कोइल या कंडक्टर, कोइल या कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, एन ईएमएफ, ठीक है, या करंट, है ना, ईएमएफ की वजह से करंट भी होता है। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट मतलब कंडक्टर या कोइल में। जब भी फ्लक्स में कोई चेंजेस होगा, है ना, जब भी फ्लक्स में कोई चेंज होगा तो एक ईएमएफ और करंट जनरेट होगा। ठीक है, ईएमएफ की वजह से ही करंट होता है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये क्यों होता था, ये हम लोगों ने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था कि रिलेटिव मोशन होने की वजह से, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स
जो किसी कोइल या कंडक्टर से जुड़े होते हैं वो चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? मोशन, है ना, मैग्नेट के मोशन से। मैग्नेट को जब हम मोशन कराते हैं कोइल के आसपास, तो मैग्नेट पहले से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स कोइल पर लगा रहे होते हैं। जब उनको मोशन कराते हैं तो उस पर एक फोर्स जनरेट होता है ना, उस फोर्स की वजह से, पुश और पुल की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। वो करंट क्यों होता है? वो चार्ज के मोशन की वजह से होता है ना। तो यहाँ लिखा गया जो स्टेटमेंट है वो क्वालिटेटिव है, मतलब ये गुण को बताता है, क्यों होता है ना, और ये आपको बताएगा कितना होता है। यहाँ आपको बताया गया है whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil or conductor, an EMF or current is induced in it। यानी कंडक्टर और कोइल में EMF या करंट इंड्यूस्ड होगा। कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स उसके आसपास चेंज होगा, है ना। अब ये तो आपको बता दिया गया ऐसा होता है, ठीक है। कितना होता है ये बताएगा क्वांटिटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड लॉ क्या है वो हम सब देखते हैं। सेकेंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, फिजिक्स में रेट का मतलब मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ग्रेडियंट का मतलब होगा मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और ये जुड़ा होगा कोइल या कंडक्टर से, लिंक्ड विथ कोइल। अच्छा, इसमें जो आपको कोइल या कंडक्टर बार बार बोला जा रहा है, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज सर्किट है। बच्चे को ये पता होता है कि करंट क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है। करंट क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, ओपन सर्किट में नहीं। मतलब एक कंडक्टर ऐसे लेंगे तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा जब तक वो क्लोज सर्किट ना हो, है ना। तो क्लोज सर्किट होता है, ये पता है, तो ये बोलने की बात नहीं है ना। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्वांटिटेटिव, है ना। तो उसको बताना है, यहाँ बताया गया है मैग्नीट्यूड, ठीक है। यही इसका डिमेरिट भी है, लिमिटेशंस भी है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही डिमेरिट या लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी देता है, डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं देता है। मतलब ईएमएफ जो सेट हो रहा है, करंट जो सेट हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। सो मैग्नीट्यूड, इसलिए यहां दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कोइल या कोइल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम एक छोटा सा यहाँ एक डेरिवेशन होगा, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन होगा, बहुत बड़ा नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स कंसीडर करते हैं। लेट φ1 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t1। कंसीडर किया कि t1 टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 रहा होगा, ठीक है। एंड φ2 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t2। क्योंकि टाइम यहां चेंज हो रहा है ना। मोशन जब भी कराएंगे तो पहला t1 हो सकता है, दूसरा जब नजदीक जाए उस समय का टाइम t2, है ना। टोटल टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1, है ना। t1 t2, ठीक है। तो t1 पर फ्लक्स कितना है, φ1 है, t2 पर कितना है, φ2 है, इस तरह से, ठीक है। जब हम लोग मोशन कराते हैं, इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ जो कोइल था, है ना, यहाँ जो कोइल था और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था, तो यहाँ मैग्नेट को मोशन करा रहे थे, ठीक है। तो इस पर फ्लक्स भी था ना, इस पर फ्लक्स बनाया गया था, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इसको अंदर ले जाते हैं, उस समय मान लीजिए नहीं रेस्ट पर है, उसमें फ्लक्स मान लीजिए, फ्लक्स तो हमेशा रहेगा इसका, है ना। φ1 है, उस समय का टाइम t1 है। जब अंदर ले जाते हैं उस समय का फ्लक्स आप कंसिडर कर ले φ2 और टाइम t2, है ना। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना।
phi2 माइनस phi1 इन टाइम इंटरवल, कब हुआ ये? इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, यानी t2 माइनस t1 में फ्लक्स कितना चेंज हुआ? phi2 माइनस phi1। अब ये क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज तो पता चल गया, रेट कहने का मतलब डिनोमिनेटर में टाइम है ना। सो मैग्नीट्यूड को हम लोग मोड से डिनोट करते हैं और ईएमएफ को स्मॉल ई से आप दिखा सकते हैं, है ना। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज तो पता चल गया phi2 माइनस phi1, है ना। रेट कहने का मतलब यहां टाइम है डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो ये हो गया स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसको आप इक्वल करते तो एक कांस्टेंट के देते, ये phi2 माइनस phi1 है, t2 माइनस t1 है ना। और k क्या है? k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। SI यूनिट में जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। k क्या है? ठीक है, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। SI यूनिट में इसको 1 वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF क्या हो जाएगा? phi2 माइनस phi1 और t2 माइनस t1। इसी को आप लिख सकते थे मैग्नीट्यूड ऑफ EMF d phi बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ऐसे लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ को क्या लिखा जाता है? d बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ d बाय dt लिखा था, ठीक है ना। कंडीशन ये रहता है, इसको डिफरेंशिएशन में बदलने का कंडीशन ये रहता है, ये टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है जब हम मोशन कराते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज इक्वल्स टू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब लिमिटेशंस हम सब देखते हैं, है ना। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है? अच्छा, यहां एक सिंगल टर्न के लिए है, ये सिंगल टर्न के लिए है। अगर n टर्न्स होता तो ये हो जाता आपका n, आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो सिंगल टर्न के लिए इतना होगा d phi बाय dt। n टर्न्स के लिए n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, n है नंबर ऑफ टर्न्स। जितना टर्न्स होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज्यादा EMF भी बनेगा, ठीक है। लिमिटेशंस होगा पहला, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन does not tell us about डायरेक्शन या, ठीक है, पोलरिटी। डायरेक्शन नहीं, आप इसको पोलरिटी कहते हैं क्योंकि EMF का अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, पोलरिटी कह सकते हैं, है ना। पोलरिटी ऑफ EMF, है ना। पहला तो ये हो गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डज नॉट टेल अस अबाउट पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा, इट डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के बारे में जानकारी नहीं देता है, करंट के डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है? तो यहां जो हम सब EMF निकाल चुके हैं, इससे आप करंट भी निकाल सकते थे। कैसे करंट निकाल सकते थे? देखिए, करंट क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं EMF बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। R क्या है?
कोयल का रेजिस्टेंस है। ईएमएफ कितना है यहाँ आपको पता है, डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, एन टर्न्स के लिए एन लिख सकते हैं, ठीक है। सो डी फाई बाय डी टी और ये हो जाएगा आर, ठीक है। और एन टर्न्स के लिए लिखते तो क्या हो जाता, एन बाय आर डी फाई बाय डी टी। तो इससे हम लोग करंट भी निकाल सकते थे, इससे हम लोग करंट भी निकाल सकते थे, है ना। तो इससे इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, करंट भी इससे निकाल सकते थे, लेकिन करंट के बारे में करंट के डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं देता है। इट डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट। पहला तो ये बता दिया ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में, पोलैरिटी के बारे में जानकारी नहीं देता है। दूसरा करंट के डायरेक्शन के बारे में, ईएमएफ के पोलैरिटी के बारे में जानकारी नहीं देता है। दूसरा करंट के डायरेक्शन के बारे में भी जानकारी नहीं देता है। इसी लॉ को ओवरकम करने के लिए, इसी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक और लॉ दिया गया जिसका नाम है लेंज लॉ, है ना। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम लोग देखते हैं। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्शन पोलैरिटी के बारे में बात करता है, करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करता है। कैसा डायरेक्शन होगा, कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ, है ना, लेंज लॉ या लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट ओवरकम the limitations of Faraday law। ये Faraday law के it overcomes the limitations of Faraday law, मतलब Faraday law में जो limitations है उसको overcome करता है। Faraday law polarity और direction के बारे में डील नहीं करता है, ये law डील करता है, बताता है। The polarity क्या बताता है, स्टेटमेंट है, polarity of induced EMF is such that it opposes the cause which produced it। इसका पोलैरिटी ऐसा होता है, इसका पोलैरिटी ऐसा होता है जिसने उसे बनाया उसका ही ये विरोध करता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं ना। ये एक कोइल है, ठीक है। तो आपको पता है कि मैग्नेट का मोशन हम कराएंगे तो उसमें ईएमएफ या करंट सेट होगा, ठीक है। करंट लेके चलते हैं, उसमें डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल है मान लीजिए और ये साउथ पोल है। पहला केस में आप क्या करेंगे, मैग्नेट को अंदर की ओर ले जाएंगे। तो लॉ के अकॉर्डिंग यहां ये कोइल में ऐसा डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेट होगा जो इस मोशन को विरोध करेगा, ठीक है ना। क्या लिखा गया, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। कॉज मतलब क्या, कॉज क्या है, मोशन ऑफ मैग्नेट, है ना, मोशन ऑफ मैग्नेट। एक तरह से कॉज क्या है, मोशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के मोशन की वजह से ही बन रहा है करंट, ठीक है। तो कॉज को ही विरोध करता है, कॉज को ही अपोज करता है। तो ये कॉज क्या है, मोशन, मोशन का अपोज करेगा। मतलब नॉर्थ पोल को हम अंदर ले जाना चाहते हैं तो ऐसा डायरेक्शन करंट का सेट होगा जो इस पूरे प्रोसेस का विरोध करेगा, अपोज करेगा। तो कौन सा डायरेक्शन सेट होगा, नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो यहां इसको रोकने के लिए इसको भी बनना पड़ेगा नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल अगर ये बन गया तो ये करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पोल कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल। और इस प्रोसेस में क्या होगा, हम सबको पता है जितना ज्यादा अपोज होगा उतना ज्यादा करंट भी बनेगा, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, करंट इंक्रीज होगा। इसके अपोजिट एक और आप समझ सकते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या होगा, एकदम सेम मैग्नेट से, एकदम सेम मैग्नेट से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। इस बार मैग्नेट को आप इधर ले जाएंगे, ठीक है। पहले केस में क्या ले गए थे, अंदर की ओर ले गए थे। तो अंदर की ओर ले गए थे तो इस प्रोसेस का विरोध करना है, तो ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बनेगा ना।
लेकिन इस केस में आप क्या कर रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो इस प्रोसेस का विरोध करने के लिए इसको तो साउथ बनाना पड़ेगा ना, तब तो इधर जाने से रोकेगा। और अगर ये साउथ बन गया मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, क्लॉकवाइज, है ना। हम सबको क्लॉक रूल पता है, क्लॉकवाइज बन गया और ये बन गया साउथ पोल। और इस प्रोसेस में क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, करंट घटेगा, ठीक है, करंट घटेगा। तो ये लो आप समझ चुके होंगे, है ना। कैसे ये विरोध कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, और यहाँ नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तब ना, दूर नहीं जाने देगा, इस मोशन को दूर नहीं जाने देगा, मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा। अब इस लॉ का स्टेटमेंट ये है, एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन एक छोटा सा इसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा जो पिछले बार आप लिखे थे इसमें, है ना। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव साइन एन डी फाई बाय डी टी। यहां नेगेटिव साइन बता रहा है, नेगेटिव साइन indicates that induced EMF opposes मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा ईएमएफ, ठीक है। वैसे भी नेगेटिव साइन अगर दो रिलेशन के बीच में हो तो क्या होता है, जस्ट ये अपोजिट होते हैं। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आप इसमें स्टेटमेंट लिखने के बाद लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ये है ना। तो लेंज लॉ ओवरकम करता है फैराडे लॉ को, है ना। वो बताता है कि ईएमएफ बनता है, पर ईएमएफ कौन से डायरेक्शन में या करंट कौन से डायरेक्शन में सेट होता है ये नहीं बताता है। ये बताता है पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, या करंट भी ऐसा होगा दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है, कॉज का ही ये अपोज करेगा। लेंज लॉ है, ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पूछता भी है लेंज लॉ कौन से लॉ को ओबे करता है ना। सो लेंज लॉ आपको याद रखना है, लेंज लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, बहुत सिंपल है, मोशन कराएंगे तो करंट बनेगा या इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगा, ठीक है, नहीं कराएंगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल रहा है। मोशन कराते हैं तो बनता है, नहीं कराते हैं तो नहीं बनता है। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या है इसमें, क्या है, मोशन कराएंगे यानी मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा, नहीं कराएंगे तो नहीं बदलेगा। बस बहुत सिंपल सा है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फैराडे लॉ और लेंज लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। आप अगले वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं, अगले वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।